सो हे गाइस, दिस इज अभिषेक एंड यू आर वाचिंग कैम श्रद्धा। तो चलिए आज बात करते हैं क्लास 10 के चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है रियल नंबर, उसके एक्सरसाइज 1.1 के बारे में। 1.1 के बारे में डायरेक्टली बात करने से पहले मैंने इसके ऊपर एक इंट्रोडक्शन वीडियो भी बनाया हुआ है, जिसके अंदर मैंने यूक्लिड डिवीजन लेमा और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के बीच में डिफरेंस बताया हुआ है, जो बहुत अच्छी तरीके से मैंने एक्सप्लेन करा हुआ है। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो आप मेक श्योर से आप जाके देख लीजिए, क्योंकि जब आप इस एक्सरसाइज को करने लगेंगे तो आपको लेमा और एल्गोरिथम के बारे में बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। उसमें मैंने ये भी बताया कि एचसीएफ का डेली लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में यूज क्या होता है, कैसे हम इसे यूज करते हैं, ठीक है। और एल्गोरिथम और लेमा के बीच में जो बेसिक डिफरेंस है, लेमा क्या होता है, एल्गोरिथम क्या होता है, उसके बारे में मैंने बेसिक में बताया हुआ है, ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है मैंने इस चैप्टर के रिगार्डिंग। तो अगर आपने अभी तक चेक नहीं करा है तो चेक कर लीजिए, यूट्यूब पर टाइप करिए क्लास 10 चैप्टर फर्स्ट इंट्रोडक्शन बाय कैम श्रद्धा ऑफिशियल, तो आपको एक वीडियो निकल के आ जाएगी, इसमें आपको मैंने रियल नंबर का इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके रियल नंबर्स के बारे में। तो रियल नंबर क्या होते हैं, यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो इंट्रोडक्शन के बारे में थोड़ा सा एनालाइज कर लेते कि उस इंट्रोडक्शन में मेनली पढ़ा गया था। तो मैंने इंट्रोडक्शन की स्टार्टिंग कुछ इस तरीके से करी थी उस वीडियो के अंदर। जो स्टार्टिंग करी थी वो करी थी मैंने 5/2 को आपको डिवाइड करना है। तो आप कैसे डिवाइड करोगे, आप डिवाइड करोगे 2, 5, 2 2 जा 4 और नीचे आएगा 1। ये आपका क्या होता है 2, ये होता है आपका डिवाइजर, इसे बोलते हैं हम लोग डिवाइजर, इसे बोलते हैं हम लोग डिविडेंड, इसे हम लोग क्या बोलते हैं डिविडेंड, जिसे हम डिवाइड कर रहे होते हैं, इसे बोलते हैं हम लोग क्वोशिएंट, और इसे बोलते हैं हम लोग रिमाइंडर। ठीक है, होप सो आपको थोड़ा बहुत लिंक कर पा रहे होंगे। ये चीज हम कब पढ़ते हैं, पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़ते हैं क्लास 9 के अंदर, जब रिमाइंडर थ्योरम पढ़ते हैं तब पढ़ते हैं इस सब चीजों के बारे में। तो हमने क्या पढ़ा था, डिविडेंड इज इक्वल टू कितना होता है डिवाइजर, डिविडेंड इज इक्वल्स टू क्या होता है आपका डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, लेकिन यूक्लिड ने अपने एक्सप्लेनेशन में ऐसा क्या दिया जो इसी से लिंक कर रहा था। मैं इसे क्यों पढ़ा रहा हूं, इसे थोड़ा सा चेक कर लेते। डिविडेंड कितना था आपका 5 था, डिवाइजर कितना था 2 था, इंटू क्वोशिएंट कितना 2 था प्लस 1। तो होप सो आपको ये वैल्यू इसके एग्जैक्टली निकल के आएगी। ठीक है, तो ये वाली थ्योरम हमने पढ़ी थी। लेकिन जब भी हम यूक्लिड डिवीजन लेमा एल्गोरिथम पढ़ते हैं, एल्गोरिथम जब हम पढ़ते हैं, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम जब हम पढ़ते हैं, उसमें डिविडेंड क्या होता है, नेमली आपको डिविडेंड क्या रखना है, यहाँ पे आपको रखना है डिविडेंड ए, डिवाइजर रखना है आपको बी। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में डिविडेंड को उसमें बोल दिया ए, डिवाइजर को बी, क्वोशिएंट को क्यू और रिमाइंडर को आर। तो ये पढ़ा था हमने। और एल्गोरिथम का मीनिंग क्या होता है, एल्गोरिथम का मीनिंग होता है आपका कि किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, किसी भी थ्योरम को प्रूव करने के लिए जब स्टेप वाइज चलते हो तो उसका मतलब होता है आपका एल्गोरिथम। ठीक है, उसका मतलब होता है आपका एल्गोरिथम। तो ये पढ़ा था मैं ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। जब हम बी से इसे डिवाइड करें तो यहाँ पे क्यू बचेगा, यहाँ पे बी क्यू, नीचे रिमाइंडर में आर बचेगा। जब हम इस वाली एक्सप्लेनेशन में लिखेंगे, जैसे हमने इस वाले को इस वाली एक्सप्लेनेशन में लिखा था, तब हमने इस वाली एक्सप्रेशन में लिखा, तो ये निकल गया ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब इससे हम एचसीएफ कैसे कैलकुलेट करते हैं, इससे हम एचसीएफ ऐसे कैलकुलेट करते हैं कि हम ऐसे सिंपली डिवाइड करते रहते हैं दो टर्म को उसमें सबसे पहले हमें ए पहचानना पड़ता है और बी पहचानना पड़ता है, फिर हम डिवाइड करते हैं। डिवाइड करते 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 जब तक रिमाइंडर की वैल्यू 0 नहीं बच जाती तब तक हम उसे स्टेप बाय सॉल्व करते रहते हैं। जब रिमाइंडर 0 बच जाता है तो जो उसकी वैल्यू बी की वैल्यू रहती है वही आपका एचसीएफ रहता है। ठीक है, तो बिना समय को व्यर्थ करे हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की स्टार्टिंग। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है आपका, तो पहले मैं इसे रब कर देता हूं। मेक श्योर आपने वीडियो देख लेना, अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चैप्टर बहुत अच्छे से आपको, मतलब उसमें मैंने एक स्टोरी दी है, स्टोरी के बेसिस पर मैंने आपको बताया वो वाला चैप्टर का इंट्रोडक्शन रियल नंबर का। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोलता है एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.1 का, कि यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम फाइंड एचसीएफ ऑफ, किसके एचसीएफ निकालना है, पहला पार्ट जो था इसका एचसीएफ निकालना था आपका इसका 135 एंड 225, 135 एंड 225। लेकिन सबसे पहले आपके माइंड में क्वेश्चन डाउट नहीं उठा क्या कि सर एचसीएफ तो हम नॉर्मली ऐसे भी निकाल लेते थे, 135 ऐसे रख दिया, 225 ऐसे रख दिया। ठीक है, इसमें पेयर्स बना लिए, जितने भी कॉमन होंगे उनकी मल्टीप्लाई करके जितना भी वैल्यू आएगी वही उसके एचसीएफ होता है। लेकिन यहां तो आपका छोटी छोटी न्यूमेरिकल वैल्यूज है,
यूक्लिड ने क्या बताया, एल्गोरिथम में क्या बताया, क्यों हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करते हैं, तो वो बड़े स्केल पे करते हैं। जब हमें किसी बड़े स्केल पे कुछ एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना पड़ता है तो हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करते हैं। बड़े उस पे आप इस वाले लेवल पे नहीं जा सकते, इस वाले कॉन्सेप्ट पे नहीं जा सकते, आपको पूरा पूरा पेज थोड़ी ना भरना पड़ेगा, इसलिए आप इजी वाले कॉन्सेप्ट पे जाते हैं, इस पे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम पे। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम होता क्या है, सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चंस एचसीएफ निकालने के लिए, सॉल्व करने के लिए आपको पहले ए पहचानना पड़ता है, क्योंकि ये तो फॉर्म रहती है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो आपको सबसे पहले रिमाइंडर भी सॉल्व करने के बाद आएगा, क्वेश्चन भी सॉल्व करने के बाद आएगा, लेकिन ए और बी हमें पहले से पता होते हैं। तो सबसे पहले हमें ए और बी पहचानने पड़ते हैं कि ए और बी क्वेश्चन के अंदर क्या है। तो हमेशा बड़ी वाली जो वैल्यू होगी हमेशा ए लेंगे हम, और छोटी वाली वैल्यू को हम लोग लेंगे बी। तो स्टेप फर्स्ट में क्या लिखते हैं, स्टेप फर्स्ट में लिखते हैं बाय यूक्लिड डिवीजन, बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है। ए इसमें क्या दिया हुआ 225। अब बी क्यू कैसे निकल के आएगा, सिंपली डिवाइड कर लो यार, डिवाइड से तो निकला था हमारा, तो सिंपली डिवाइड कर लेते हैं इसे हम लोग। कैसे डिवाइड करेंगे, ए को कहां रखते हैं, बीच में रखते हैं, मैंने ऐसे तो बताया था आपको, बी क्यू आर, ऐसे तो बताया था मैंने आपसे। आप ए की जगह 225 लिख दो, लिख दिया सर हमने 225। बी की जगह हमने क्या लिखना है 135 लिखना है, लिख दिया सर हमने 135। तो 1 टाइम से तो जाएगा 135 आ गया, ये 0 बचा, 12 में से 3 गए, कितना बचा 9 बचा, 90 आ गया। तो ये क्या हो गया बी, ये क्या हो गया आपका ए, ये क्या हो गया आपका क्यू, और ये आपका हो गया आर। तो क्या हो गया, ए की जगह में 225 लिख दिया, बी की जगह में क्या लिखना है 135, क्यू की जगह मल्टीप्लाई करके क्या लिखना है हमें 1 प्लस रिमाइंडर 90। तो सर आपने तो ये भी बताया था हमें जब तक सॉल्व करना है एचसीएफ निकालने के लिए, तब तक हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है जब तक रिमाइंडर हमारा 0 नहीं बच जाता। तो तभी तो स्टेप वाइज में लिखेंगे हम। स्टेप फर्स्ट ये हो गया, अब दोबारा से इसमें यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम लगा। स्टेप 2 ऑन अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। मैंने सिंपली ऐसे लिख दिया है, इसे बड़ा बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने ऐसे लिख दिया, आपको नोटबुक में लिखना पड़ेगा पूरा, ठीक है, लिख देना। तो अब इसमें भी यही करना है, इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब दिक्कत कहां आती है बच्चों को, अक्सर इतना तो बता दिया, अब इसमें से हम ए और बी कैसे फाइंड करें। सबसे पहले तो एल्गोरिथम लगाने के लिए आपको ए और बी का पता होना चाहिए। तो पहले वाले क्वेश्चन में, जो पहले वाले स्टेप में जो आपका बी होता है वो आप इसमें ए में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि ये बड़ी वैल्यू है, और ये वाली वैल्यू जो आर था रिमाइंडर वो आपको किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, बी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सिंपली लिख दो आप 135। अब ये वाली वैल्यू तो आपको डिवाइड करके पता लगेगी, तो इसे डिवाइड कर दो, अप्लाई कर दो इसमें 90, ये कितना आ गया 135, 1 टाइम्स जाएगा, ये कितना बचा 5 4 45 बचा। सिंपली पुट कर लो 45 इंटू 2 प्लस 45 इंटू 2 प्लस सॉरी 90 इंटू 1 प्लस 45, ये निकल के आ गया। सर रिमाइंडर तो अभी भी 0 नहीं निकल के आ रहा, तो स्टेप 3 कर लो भाई। स्टेप 3 में क्या करेंगे, स्टेप 3 में भी सेम ऐसे ही प्रोसेस करते रहेंगे, कंटिन्यूसली करते रहेंगे जब तक आपका ये रिमाइंडर 0 नहीं बच जाता। तो ऑन अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है, अप्लाई कर देंगे। अब इसमें ए क्या हो गया, ये वाला हो गया, बी क्या हो गया, ये वाला हो गया। तो ए क्या हो गया 90। अब कैसे करेंगे, डिवाइड कर देंगे। आप कैसे डिवाइड करेंगे 45, यहां पर 90, 45 टू 90, रिमाइंडर कितना बचा 0। तो कैसे लिखेंगे 45 इंटू 2 प्लस 0, तो रिमाइंडर बच गया 0। और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या बोलता है, जब भी रिमाइंडर 0 बच जाए तो जो भी वैल्यू बी की होगी, जो भी वैल्यू बी की होगी वही उसका एचसीएफ होगा। तो कैसे करेंगे एचसीएफ, कैसे लिखेंगे, लास्ट वाली लाइन कैसे लिखनी है प्रॉपर, जैसे मैंने आपको बोर्ड पे लिख के बताया, आपको नोटबुक में, बोर्ड के एग्जामिनेशन में, अपने स्कूल के टेस्ट में भी आपको ऐसे लिखना है, अगर आपको इस एचसीएफ के अंदर फुल मार्क्स चाहिए। ठीक है, आ जाता है क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि 1 या 2 मार्क्स में पूछ लिया जाता है वाला क्वेश्चन। तो कैसे करेंगे, जो भी बी की वैल्यू रहती है लास्ट स्टेप में, जो भी बी की वैल्यू रहती है, अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है, लास्ट स्टेप में जो भी बी की वैल्यू होती है वो इसका एचसीएफ होता है। तो हेंस, मेरे पास में स्पेस नहीं है तो मैं यहां पे लिख रहा हूं, हेंस HCF of 135 and 225 would become 45। तो ये आ गया आपका आंसर। तो आपको प्रॉपरली ऐसे लिखना है। तो ये हो गया एंडिंग ऑफ फर्स्ट पार्ट। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट के बारे में। इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या है, ठीक है, इसे नोट कर लो, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो, उसके बाद में करते हैं
सेकंड पार्ट इसका। लेकिन जब मैं आपको सेकंड पार्ट करा रहा हूँ, आपको आइडिया लग गया कि क्वेश्चन कैसे करना है। जब मैं आपको सेकंड पार्ट दूं तो आपको वीडियो को पॉज करना है और अपने आप नोट करना है, अपने आप सॉल्व करना है। अगर आपसे सॉल्व नहीं होता तो वीडियो को फर्दर आगे देखेंगे, फिर देखनी जरूर है पर वीडियो। ठीक है, रब कर देता हूं इसे मैं। अब किसका निकालना है एचसीएफ? सेकेंडली किसका एचसीएफ निकालना है हम लोगों को? 196 एंड 38220 38220। आंसर की स्टार्टिंग करेंगे। वीडियो को पॉज कर लो और खुद सॉल्व करना स्टार्ट करो, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले ए और बी कैलकुलेट करने हैं हमें, ए और बी पता करना है। तो ए कौन सा हो गया इसमें? बड़ा वाली वैल्यू हमारी ए होती है, हमने पहले ही बताया था। छोटी वाली वैल्यू आपकी रहती है बी। तो अप्लाई कर देंगे बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम स्टेप फर्स्ट। स्टेप फर्स्ट में क्या बोलते हैं हम लोग? ए क्या होता है ये तो लिख देते हैं। किस फॉर्म में रहता है? ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर में रहता है। तो ए की वैल्यू कितनी होगी इसमें? उतार लो ऊपर से 38220। अब बी की वैल्यू 196 मल्टीप्लाई बाय क्यू इंटू आर, वो मल्टीप्लाई करके पता लगेगा। तो मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 196 38220, ठीक है। तो 1 टाइम्स जाएगा, 1 टाइम जाएगा 196 होगा। 196 कैसे होगा? 12 में 6 के बची, कितना बचा? 6 बचा, 6 बचा ना। अब यहाँ पे कितना है? 18 में से यहाँ पे कितना बचा? 7 बचा। 17 में से 9 गया, कितना बचा? 8 बचा, 1 बचा, ऊपर से निकाल लिया 2। अब ये जाएगा 9 टाइम्स, ये जाएगा 9 टाइम्स, ठीक है। 9 टाइम्स जाएगा, तुम कैसे करोगे? 9 6 54 कैरी 5, 9 9 81 5 86 कैरी 8, 9 1 9 और 8, 9 1 9 और 8 17 1764, ये निकल के आ गया। अब 12 में से 4 के कितना बचा? 8 बचा। 5 में से 6 के कितना बचा? 15 में से 6 के कितना बचा? 9 बचा। और यहाँ पे कितना बचा? 7 0, यहाँ पे 0 बचा, ठीक है। अभी जाएगा आपका 5 टाइम्स। 4 टाइम्स कैलकुलेट करके देखो, नहीं जाएगा। जब 5 टाइम्स आप करके देखोगे तो ये 980 निकल के आ जाएगा आपका, जब बचेगा रिमाइंडर 0। तो ये तो पहले स्टेप में होगा रिमाइंडर, तो पहले स्टेप में 0 आ गया। क्या? 196 इंटू 195 प्लस का रिमाइंडर कितना है? 0। तो इसका एचसीएफ कितना निकल के आ गया? एचसीएफ डायरेक्टली क्या होता है? जब रिमाइंडर 0 निकल के आ जाए तो जो भी वैल्यू बी की रहती है, जो भी वैल्यू बी की रहती है वही आपका क्या होता है? एचसीएफ होता है। तो हेंस एचसीएफ ऑफ 196 एंड 38220 वुड बिकम 196। क्लियर? तो होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो अब बात करते हैं इसके थर्ड पार्ट के बारे में। थर्ड पार्ट कैसा है, ठीक है। नोट कर ले इस क्वेश्चन को, और जब मैं थर्ड पार्ट लिखाऊं आपको तो आपको वीडियो को पॉज करना है और आपको खुद से सॉल्व करना है, ठीक है। उसके बाद में पहले आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, क्योंकि एनसीईआरटी का जो एक एक क्वेश्चन होता है वो कुल मिला के अपने अंदर एक कॉन्सेप्ट रहता है, जिसके बेसिस पर आपकी आर.डी. शर्मा बनी हुई है, आर.एस. अग्रवाल बनी हुई है। तो अगर आप मेनली कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से देख लोगे तो आप आर.डी. शर्मा और आर.एस. के क्वेश्चन भी आप इजिली लगा सकते हो, ठीक है। तो ये आपका क्लियर हो गया। तो थर्ड पार्ट करते हैं। इसका थर्ड पार्ट क्या है, इसे मैं रद्द कर देता हूं। थर्ड पार्ट पे आते हैं। इसके थर्ड पार्ट क्या बोलता है हमारा? थर्ड पार्ट है क्या? थर्ड पार्ट है हमारा 867 एंड 225। थर्ड पार्ट है 867 एंड 225। कैसे करेंगे? सबसे पहले ए और बी की वैल्यू पता करेंगे। इसमें ए कौन सा होगा, बी कौन सा होगा? तो ये तो ए हो गया, ये आपका बी हो गया। क्यों? बड़ी वैल्यू क्या होगी आपकी? ए होगी, और छोटी वाली वैल्यू आपकी क्या होगी? वो होगी आपकी बी। बड़ी वाली वैल्यू ए और छोटी वाली वैल्यू आपकी क्या होगी? बी। तो बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो कैसे करेंगे इसे कैलकुलेट? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम तो हमें क्या करना पड़ता है? इस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है, ए इज टू बी क्यू प्लस आर में। तो ए तो हमें पता है क्या है? 867 इज टू बी कितना है? 225। ये तो हमें डिवाइड करके पता लगेगा, डिवाइड कर देते हैं इजिली। 225 867 कितने टाइम जाएगा?
कितने टाइम्स जाएगा, 4 टाइम्स तो जाएगा नहीं, 3 टाइम्स जाएगा, तो 3 टाइम्स जाएगी, 5 3 50, कैरी 1, 3 2 6 और 1 7, 3 2 6 6 6 75, बचा कितना 2, 6 16 में से 7 गए, कितना बचा 9 बचा, या 1 बचा, 192 निकल के आ गया। ठीक है, तो रिमाइंडर कितना निकल के आया 192, लिख देते हैं ऐसे, मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 192। ओ ये तो रिमाइंडर अभी भी 0 निकल के आ रहा, तो नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, स्टेप 2। ये स्टेप फर्स्ट था आपका, दोबारा से यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम लगाओ। ठीक है, ऑन अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। अब इसमें हमें क्या पता करना है, इसमें ए कौन सा बी कौन सा, ए कौन सा होगा, ए कौन सा होगा जो पहले वाले का बी होगा, ये ए हो गया, रिमाइंडर वाला पार्ट डी हो गया। तो कैसे लिखेंगे इसे हम लोग, ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, ऐसे लिखते हैं ना हम लोग। ए कितना हो गया 225 इज इक्वल्स टू 192 इंटू, अब वो डिवाइड करके पता लगेगा, तो कर लेते हैं 192 और 225। तो कैसे निकालेंगे इसे, 192 225, 1 टाइम जाएगा 192 बचेगा, ये कितना बचा ऊपर से 3, 12 में से 9 गया कितना बचा, 12 में से 9 गया कितना बचा 3, और ऊपर से कितना बचा 0 ही बचा, ये 33 आ गया। सॉरी जो आपका एनसीईआरटी के अंदर क्वेश्चन दिया हुआ है वो आपका दिया हुआ है 255, मैंने यहाँ पे गलती कर दी आपकी, 255 दिया हुआ है, 255 दिया हुआ है, यहाँ पे गलती क्या है 255 दिया हुआ है, कितना बचेगा 3 5 15, 3 5 15, 5 कैरी 1, 3 5 15, 16 कैरी 1, 3 2 6 और 1 7, 765, 765। तो कितना बचेगा यहाँ पर, इसे रफ कर देता हूं, कितना बचेगा यहाँ पर बचेगा आपका 2 0 1 1 0 2, इतना बचेगा। रिमाइंडर यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग 1 0 2। ठीक है, अब दोबारा से अप्लाई करते हैं, 102 आपका यहाँ पे आ गया 102। अब कैसे सॉल्व करेंगे, 102 को 225 से कर देते हैं, 225 ये 2 टाइम्स जाएगा, कितना बचेगा 204, 1 ये 255 204, 2 टाइम्स जाएगा 204 बचा, ये कितना बचा यहाँ पे 1 बचा नीचे, या 5 बचा। ठीक है, यहाँ पे 0 बचा। ठीक है, तो अब इसे लिख देंगे यहाँ पे क्या, मल्टीप्लाई बाय 2 51। अभी भी रिमाइंडर आपका कितना आ रहा है, अभी भी रिमाइंडर आपका कितना निकल के आ रहा है 51। तो दोबारा से अप्लाई करते हैं स्टेप 3 में यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, अप्लाई कर देंगे ऑन अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। क्या करेंगे, ये ए हो गया आपका, ये आपका बी हो गया, तो ए इज 102 इज इक्वल टू 51, डिवाइड करते हैं 51 को 102 से, ये 2 टाइम्स चला जाएगा 102, तो रिमाइंडर आ गया आपका 0, रिमाइंडर क्या आ गया आपका 0, तो 51 इंटू 2 प्लस 0। तो मैंने क्या कहा था, एचसीएफ कैसे निकलेगा, जब भी रिमाइंडर आपका 0 निकल के आ जाए, जब भी आपका रिमाइंडर 0 निकल के आ जाए, तो उस वाले स्टेप के अंदर जो आपकी बी की वैल्यू होगी वही आपका एचसीएफ होगा। तो क्या लिखेंगे नेक्स्ट लाइन, आपको सबको पता है, हैंस द एचसीएफ ऑफ 867 and 225 would become 51। यही आपका क्वेश्चन आंसर है इसका। ठीक है, मेक श्योर आपको क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। तो अब बात करते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा सा ट्रिकी होने वाला है, थोड़ा सा थ्योरेटिकल टाइप होने वाला है, थ्योरी बेस्ड है, थ्योरम बेस्ड है थोड़ा सा, तो इसे आप मेक श्योर कर लीजिए। बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q plus 1, 6q plus 3 and 6q plus 5 where q is some integer। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको इंट्रोडक्शन में भी कराया हुआ है, एग्जाम्पल भी इस क्वेश्चन के जैसे रिलेटेड। ठीक है, सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं, ये क्वेश्चन चाह क्या रहा है हमसे, क्या प्रूफ करवाना चाह रहा है। हमें ये बात शो करनी है कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, पॉजिटिव ऑड इंटीजर क्या होते हैं आपके 1 3 5 7,
जितने भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स हैं, पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स जितने भी हैं वो आपके किस फॉर्म में लाई करेंगे, 6q+1 में, 6q+3 में, 6q+5 में। अगर मान लो मैं q की कुछ भी वैल्यू रख दूं, अगर मैं कोई q इंटीजर लेता हूं, अगर मैं q इंटीजर लेता हूं कुछ भी, अगर मैं 6 इंटू 2 कर देता हूं +1, तो 6 टू 12 +1 यानी कि 13। तो हमेशा इसमें q की कितनी भी वैल्यू पुट कर लो, हमेशा जो वैल्यू निकल के आएगी वो एक पॉजिटिव ऑड इंटीजर ही निकल के आएगी। जो q की जो वैल्यू निकल के आएगी, जो इसकी वैल्यू निकल के आएगी ऑड पॉजिटिव, तो हमेशा वो एक पॉजिटिव ऑड इंटीजर ही निकल के आएगी। क्लियर? ठीक है। तो हमें ये शो करना है कि ये बात ट्रू है या नहीं है, कितने हद तक सही है, उसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देना है। ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस करने के लिए ये दो मेथड से सोल्व हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको वो वाला मेथड बताऊंगा जिससे आप बोर्ड में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। और बोर्ड में जब आप ऐसे रिप्रेजेंटेशन करोगे तो मेक श्योर आपको एग्जामिनर के पास में कुछ चीज नहीं बचेगी कि आपको वो मार्क्स काट सके। तो इन क्वेश्चन की स्टार्टिंग करने से पहले जो भी चीज हमें शो करनी है, प्रूफ वाले क्वेश्चन में जो भी चीज हमें शो करनी पड़ती है उसे हम लेट कर लेते हैं। सिंपली अगर आपको एक रेक्टेंगल प्रूफ करना है, किसी भी चीज को अगर आपको एक रेक्टेंगल प्रूफ करना है, अगर आपको रेक्टेंगल प्रूफ करना है तो मेक श्योर आप रेक्टेंगल तो बना के चलोगे ना पहले से, क्योंकि आपको प्रूफ ही वो करना है। तो मान लो अगर आपको किसी भी इंसान को गलत साबित करना हो, अगर किसी भी इंसान को आपको गलत साबित करना होता है तो आप क्या करते हो, पहले अपने माइंड में उसकी गलत कैरेक्टर को उतार लेते हो कि हाँ ये भाई गलत है, मेरे सामने गलत है, तो पहले से उस पर रहते हो कि गलत है, ये गलत है, मैं इसे गलत प्रूफ करके दिखाऊंगा। तो समझ लो ऐसे अगर आपको चाय बनानी है तो चाय बनाने के लिए आप चाय की तो सामग्री सोचोगे, जो सामग्री आप रखोगे तो आप उसकी तो रखोगे चाय बनाने वाली। आप ऐसे थोड़ी रखोगे यार मैंने कुछ और चीज ले ली बनाने के लिए, अंगूर ले ली चाय बनाने के लिए, अंगूर से थोड़ी ना चाय बनती है। तो जो भी आपको प्रूफ करना है, मेरा मेन मकसद ये इस टॉपिक को समझाने का कि जो भी आपको प्रूफ करना है आपको पहले लेट करके उसे लेके चलना है अपने साथ में। तो इस क्वेश्चन की स्टार्टिंग करते हैं ऐसे आंसर डाल के, लेट एक लेट कर लेते हैं नंबर, एक कोई भी डिजिट A B एनी पॉजिटिव, लेट A भी एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, कि हमने एक ऑड इंटीजर जो हमें प्रूफ करना है उसे हमने पहले A मान लिया कि A है एक कोई भी चीज है जो एक पॉजिटिव ऑड इंटीजर है। इसके लिए अगर मैं सारे के सारे रिजल्ट ये क्लेरिफाई कर दूं आपको, अगर इस वाले A के लिए मैं सारे के सारे रिजल्ट आपके ट्रू साबित कर दूं तो आप इस क्वेश्चन को शो कर दोगे ना, ये वाली बात ट्रू हो जाएगी नहीं हो जाएगी, बताओ ये बात ट्रू हो जाएगी नहीं हो जाएगी, जरूर हो जाएगी। तो मैं इसके लिए सोल्व करना स्टार्ट करता हूं इस क्वेश्चन को। ठीक है। अब इसमें यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का क्या यूज है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का क्या यूज है। अगर मानो A भी एक पॉजिटिव ऑड इंटीजर माना है मैंने और ये सारी इसकी फॉर्म में बननी, तो आपको ये वाली फॉर्म समझ में नहीं आ रही क्या, BQ+R वाली फॉर्म ये ऐसी तो एग्जैक्टली है। और अगर मैं A के इक्वल रख दूं, क्योंकि A के इक्वल ही तो है ना, इस फॉर्म में लाई करेगा, तो इसे ऐसे लिख सकता हूं A = 6Q+R। कैसे लिखेंगे इस वाली बात को, मैंने कैसे लिखा, कैसे लिखा, A यहां रख दिया मैंने, 6 यहां पर रख दिया, क्यों 6 की टर्म में तो लिखना है आपको। मैंने आपको क्या बताया था, आपको अगर किसी इंसान को गलत प्रूफ करना है तो आपको गलत लेके चलना पड़ेगा ना उसे। तो आपको 6 की टर्म में अगर इसे प्रूव करना है तो आपको B की वैल्यू 6 रखनी पड़ेगी, नहीं रखनी पड़ेगी। तो 6 की वैल्यू 6 रख दिया यहाँ पे, A यहाँ पे आ गया, इसे मैं डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा, यहाँ पे क्वेश्चन कुछ ना कुछ आएगा, ये 6Q और यहाँ पे R आ जाएगा। तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता। सबसे पहले ये वाली बात क्लियर समझो, मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता, लिख सकता हूँ ना। अगर मैंने इतना लिख लिया, यहां पर मैंने आपको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम लगा दिया, इससे पहले आपको एक लाइन और लिखनी है, बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो कैसे हो जाएगा कुछ कुछ, ये ऐसे लिखेंगे A = 6Q+R। ये जनरल फॉर्म आ गई इसकी, आ गई इतनी फॉर्म। ठीक है। अब एक बात बताओ मुझे, R की जो वैल्यू होगी, जब मैंने यूक्लिड डिवीजन लेमा और एल्गोरिथम पढ़ाया था आपको इंट्रोडक्शन वाले उसमें वीडियो क्लिप में, तो मैंने आपको बताया जो R की वैल्यू होती है वो कहां से कहां तक लाई करती है, R की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करती है, या तो 0 के इक्वल होती है, या 0 से, या तो रिमाइंडर 0 हो सकता है, या 0 के इक्वल हो सकता है, या 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन किससे छोटा होगा, हमेशा B वाली वैल्यू से हमेशा छोटा होगा। यानी कि डिवाइजर की वैल्यू से हमेशा रिमाइंडर छोटा होता है, ये जो रिमाइंडर होता है हमेशा इससे छोटा होता है ना, तो यानी कि ये वाली कंडीशन में रहती है। ये वाली कंडीशन अगर आपने समझ तो आप इस क्वेश्चन को आराम से इजीली कर लोगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो कुल मिला के जो R वैल्यू रख सकता है वो 0 से लेके 5 तक की वैल्यू रख सकता है, 6 नहीं रख सकता। यहाँ पे इक्वल्स टू नहीं है, बस ये छोटा है, इससे 5 तक वैल्यू रख सकता है। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे वो हम लिख लेते हैं एक बार सीरीज वाइज। तो क्या होगा, A = 6Q+ का 0,
या तो रिमाइंडर 0 हो सकता है, या रिमाइंडर हो सकता है आपका 1, या रिमाइंडर हो सकता है आपका 2, या रिमाइंडर हो सकता है आपका 3, रिमाइंडर हो सकता है आपका 4, रिमाइंडर हो सकता है आपका 5। 6 नहीं हो सकता, 6 नहीं हो सकता। क्यों? रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से छोटा ही रहेगा, उसके इक्वल नहीं हो सकता, फिर तो रिवॉल्व को फॉलो ही नहीं करेगा, बाहर ही चला जाएगा मैथमेटिकल लिस्ट से। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। अब इसमें क्या हुआ, वेयर क्यू इज सम इंटीजर। अगर मैं यहां पे क्यू की कुछ भी वैल्यू पुट करता हूं, इस वाले केस में, इस वाले केस में अगर मैं क्यू की वैल्यू पुट करता हूं 1 से लेके 2b 3b 4b एनी नेचुरल नंबर, किसी भी एक नेचुरल नंबर की वैल्यू पुट करता हूं क्यू के अंदर, तो ये वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, इवन रहेगी ना। ये वैल्यू हमेशा इवन रहेगी ना। इवन क्यों रहेगी ये वैल्यू? अगर मैं इवन के अंदर मल्टीप्लाई करता हूं इवन की, तब भी इवन रहता है, या इवन के अंदर अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं किसी भी ओड क्वांटिटी की, ये तब भी इवन होता है। कैसे? 2 का टेबल आप पढ़ते हो, 2 1 जा 2, इवन की ओड में करी 2 आया, 2 2 जा 4, इवन की इवन में करी तब भी इवन आया निकल के। तो कुल मिला के इवन हमेशा इवन ही रहेगा, अगर इसके अंदर आप ओड की मल्टीप्लाई करो या इवन की मल्टीप्लाई करो। तो कुल मिला के जो ये है, इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ a = 6q। तो हमेशा जो भी ये वाली टर्म होगी वो हमेशा इवन ही निकल के आएगी। लेकिन हमें प्रूफ क्या करना है, पॉजिटिव ऑड इंटीजर। तो ये वाला तो रूल खत्म ही कर देते हैं, ये तो इस क्वेश्चन के अंदर आएगा ही नहीं। ये तो इवन वैल्यू वाली, हमें तो ऑड के लिए प्रूफ करना है, तो ये तो हम रिजल्ट में लेंगे ही नहीं। अब इस वाली वैल्यू को देखो, 6q + 1। अगर ये वाली वैल्यू 6q तो हमेशा इवन रहेगी। अगर कुछ वैल्यू इवन आ भी गई, जब ये हमेशा इवन आ रही है, तो अगर इसके अंदर किसी भी इवन क्वांटिटी के अंदर, अगर मैं किसी भी इवन क्वांटिटी के अंदर +1 कर देता हूं, तो वो आपकी ऑड क्वांटिटी बन जाती है। तो कुल मिला के ये वाली जो वैल्यू होगी हमेशा ऑड रहेगी, ये एक ऑड पॉजिटिव इंटीजर रहेगी। तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, इस पर टिक कर देते हैं। अब ये भी इवन है, ये भी इवन है। इवन के अंदर अगर मैं इवन प्लस करता हूं तो हमेशा इवन रहेगी, यही क्वांटिटी इवन रहेगी। ऐसे सेम ये ऑड हो जाएगी, फिर ये इवन हो जाएगी, फिर ये ऑड हो जाएगी। अब आप देखो, हमें किसके लिए प्रूफ करना है, ऑड इंटीजर के लिए प्रूफ करना है। पहली वाली इवन आ रही है तो इस वाले क्वेश्चन के अंदर लेंगे नहीं सही, ठीक है, ये तो है ही। इवन आ रही है इसे भी नहीं लेंगे, इवन आ रही है इसे भी नहीं लेंगे। तो आप देखो, हमने रिजल्ट लेके चले थे, ए इज ए पॉजिटिव इंटीजर है, ए की वैल्यूज के लिए सारी वैल्यू सेटिस्फाई करती कि हमेशा ऑड पॉजिटिव इंटीजर कब आएगा, वो इन्हीं केसेस में आ सकता है ऑड पॉजिटिव इंटीजर। और यही तो हमें प्रूव करना था, ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1 6q + 3 6q + 5। यानी कि कोई भी अगर ऑड पॉजिटिव इंटीजर आएगा वो हमेशा 6q + 1 वाली फॉर्म का होगा, 6q + 3 वाली फॉर्म का, या 6q + 5 वाली फॉर्म का होगा। इसमें कोई भी वैल्यू पुट करके देख लो, सब वैल्यू के लिए हमेशा के लिए आपका सेटिस्फाइड आएगा। तो इतना कर लिया आपने। इतना करने के बाद आपको क्लास में लाइन लिखनी है, क्या, by the above एक्सप्रेशन above explanation के अकॉर्डिंग ये शो हो जाता है हमारा कि एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म, एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1 6q + 3 या 6q + 5 एंड 2। तो पहला क्वेश्चन आपको समझ में आया, इजीली समझ में आया। आपको कॉन्सेप्ट पे जाना है। हमने कहां से स्टार्ट करा था पहले क्वेश्चन, कि हमें शो करना है एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1 6q + 3 6q + 5। यानी कि जितना भी और पॉजिटिव इंटीजर होंगे वो इसके अंदर लाई करेंगे, इन तीनों के अंदर ही लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम बेसिक लेके चले कि हमें जो करना है वो हमने लेट कर लिया, लेट ए बी एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर। बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम हमने इसे इसमें कन्वर्ट कर लिया, a = 6q + r। फिर हमने यहां से देखा कि r कितनी वैल्यूज गेन कर सकता है, r कितनी वैल्यूज गेन कर सकता है। तो r कितनी वैल्यूज गेन कर सकता है, ये तो 0 कर सकता है, 0 के इक्वल, या हमेशा डिवाइजर से छोटी वैल्यू गेन करेगा। तो मैक्सिमम पॉसिबल आउटकम्स कितने आ गए आपके, 6 5, या तो 0 होगा रिमाइंडर, या 1 2 3 4 5 6। उसके लिए हमने रिजल्ट लिखे थे, लेकिन जब हमने 0 के लिए सेटिस्फाई करा था, 3 के 2 के लिए और 4 के लिए, तो उसमें इवन वैल्यूज आ रही थी, तो हमने ओड वाली वहां से निकाल ली और ओड के लिए हमने प्रूफ करके दिखा दिया। और बाद में हमने लाइन लिखी, बाय द अबव एक्सप्लेनेशन ऑन एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1। ये हमेशा ट्रू रहेगा।
क्लियर? क्योंकि हम ए को क्या लेके चले थे, एक पॉजिटिव इंटीजर, तो ए की वैल्यू भी इक्वल आ गई सारी की सारी, हमने शो कर दी है। तो आप इजीली इस क्वेश्चन को आप कर सकते हो। होप सो आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन के बारे में। थर्ड क्वेश्चन थोड़ा ऐसा है, उसमें आपको एचसीएफ फाइंड करना है। उसमें आपको एचसीएफ के प्रैक्टिकल यूज बता रहे हैं कि एचसीएफ का प्रैक्टिकल यूज क्या होता है, हमारी प्रैक्टिकल लाइफ से एचसीएफ का यूज कैसे निकालते हैं हम लोग, ठीक है, कि एचसीएफ नॉर्मली हमारी प्रैक्टिकल लाइफ से कैसे रिलेट कर सकता है। तो उस वाले क्वेश्चन के बारे में बातचीत करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड ऑफ एक्सरसाइज 1.1। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है हमसे, एन आर्मी कॉन्टिजेंट of 616 members is to march behind an army band of 32 members in a parade. The two groups are to march in the same number of column. What is the maximum number of column in which they can march? मैक्सिमम स्कूलों में इस क्वेश्चन को ऐसे पढ़ाया जाता है, जहां पर भी मैक्सिमम आ जाता है वहां पर एचसीएफ, जहां पर भी मिनिमम आ जाता है वहां पर एलसीएम। मैक्सिमम मतलब एचसीएफ, मिनिमम मतलब एलसीएम। अगर मैं इस क्वेश्चन की थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज कर दूं, उनकी बत्ती गुल हो जाती है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे कैसे। इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, एचसीएफ हम क्यों निकालते हैं। एचसीएफ हम निकालते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जैसे आपने इस एनसीईआरटी के अंदर एक एग्जांपल दिया हुआ है इस एक्सरसाइज से पहले ही, मिठाइयों का। इसमें दो टाइप की मिठाइयां हैं। अब वो एक प्लेट के अंदर किस तरीके से लगाई जाए, एक प्लेट के अंदर किस तरीके से लगाई जाए कि वो इस प्लेट का सबसे मिनिमम एरिया ऑक्यूपाई करे। तो मिनिमम एरिया ऑक्यूपाई करने के लिए इसमें सब बिल्कुल ऊपर तक आनी चाहिए, वो मिठाइयां बिल्कुल ऊपर तक मिठाइयां आनी चाहिए। तो इसलिए उसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हैं कि इन दोनों के बीच में एक कॉमन आ जाए चीजें और हम उसका बेसिक लेवल पर हम उसे लगा सकें, इजीली लगा दें, ठीक है। तो उसमें फिर हम एचसीएफ निकाला था हमने। अब इसके अंदर एचसीएफ का क्या यूज है, ये तो पता लग गया कि एनसीईआरटी का पहला चैप्टर का ये वाली एक्सरसाइज है, तो हमें इसमें एचसीएफ निकालना है। इजिली हम एचसीएफ निकाल के बाकी स्कूलों की तरह करके दिखा देते हैं कि एचसीएफ निकाल दो उसका 32 का 616 का एचसीएफ निकाल दो। एचसीएफ निकालने के बाद में आंसर जो निकल के आया, एचसीएफ निकल के आएगा, वही इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे नहीं करना, बोर्ड में ऐसे नहीं होगा। बोर्ड में थोड़ा कॉन्सेप्ट चलता है, ठीक है। ये आईआईटी जेई नहीं है कि बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक लगाओ और अपना आंसर ले लो, ठीक है, ऐसा नहीं है। इसमें ऑप्शन नहीं आते, इसमें आपको क्वेश्चन की लेंथ लिखनी पड़ती है कुछ ना कुछ। तो इसमें क्वेश्चन क्या है कि जैसे बर्फी के पीस लग रहे थे ना उसमें, ऐसे कि 32 मेंबर्स हैं। अब जब मार्च चलती है, जब इसकी आर्मी वालों की मार्च चलती है, दांडी मार्च की, मार्च मतलब कि बहुत सारे लोग एक साथ किसी चीज में परेड वगैरह कर रहे हैं। तो इसमें बताया कि 32 मेंबर जो बैंड वाले हैं, जो 32 मेंबर जो बैंड वाले हैं वो हमेशा चलेंगे आगे। 1 2 3 4 5, मान लो उसकी 5 कॉलम बनेंगे। अब इतने मेंबर्स चल रहे हैं किस पे, इतने मेंबर्स चल रहे हैं 616 मेंबर्स चल रहे हैं इनके पीछे, ये चल रहे हैं इनके पीछे। तो सेम नंबर ऑफ कॉलम्स होनी चाहिए इनकी। तो एक कॉलम, इसमें क्वेश्चन पूछा गया कि एक कॉलम के अंदर कितने मैक्सिमम नंबर कॉलम बन सकती है कि इसके पीछे 616 मेंबर आ जाए। तो मतलब अगर हम 32 और 616 का एक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल लेते हैं तो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर मैक्सिमम इतनी कॉलम्स लगेंगे, जैसे बर्फी वाला था ना, मिठाइयां उतनी लगेंगी गिरोह में, ऐसे आर्मी के जो वो है वो उतने लगेंगे एक कॉलम के अंदर। तो कॉलम नंबर ऑफ कॉलम्स हमें निकालना है। तो नॉर्मली हमें पता कैसे लगा कि इसका एचसीएफ निकालने वाले हैं लोग। एचसीएफ कैसे निकालेंगे, अगर मान लो मैं लेट करूं, लेट द कॉलम्स ऑफ बैंड बी एक्स, इसकी अगर मैं कॉलम करूं, लेट द कॉलम ऑफ मेंबर्स बी वाई, ठीक है। अगर मैं ऐसे करूं, यहाँ पे ये इसके जो कॉलम्स लगी हैं बैंड वालों की वो एक्स है, सॉरी कॉलम्स तो दोनों में सेम रहनी चाहिए, तो कॉलम्स तो दोनों में सेम है। इसके मेंबर्स मैंने मान लिए एक्स, द मेंबर्स ये एक्स है, इसके मेंबर्स कितने हैं, इसके वाई है। लेकिन दोनों के अंदर सेम क्या चीज है, दोनों के अंदर सेम क्या चीज है, वो तो दोनों के अंदर सेम है, बस एक ही चीज, क्या, कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम सेम रहनी चाहिए। ये 32 तो n इंटू एक्स, ये 616 है n इंटू वाई। तो कुल मिला के n हमारा कॉमन आना चाहिए। तो ये तो एचसीएफ होता है, तो इससे पता लगा हमें एचसीएफ निकालना है इस चीज का। तो अब इसका एचसीएफ निकाल देते हैं बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की, क्योंकि एक्सरसाइज इसी के बेस पे, तो उसी के बेसिस पे हमें निकालना पड़ेगा। तो आपको थोड़ा सा ऊपर उधर की साइड शिफ्ट कर लेना है, इसमें थोड़ा पूरे को रब कर रहा हूँ, आपको ये नोट करना है, ये नोट कर लेना।
अब बात क्वेश्चन की स्टार्टिंग करते हैं, इसका नॉर्मली एचसीएफ निकालते हैं। आपको पहले लेट करना है, ये वाले मेंबर्स आपको फिर बाद में क्वेश्चन की स्टार्टिंग करनी है, ठीक है। तो मैं इसे यहीं भी करके दिखा देता हूँ, आपको कंफ्यूजन ना हो। ऑन अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम तो क्या होगा 32। अब मैंने क्या, जो बड़ा वाला होता है उसे क्या मान लेते हैं हम लोग ए, जो छोटा वाला होता है उसे क्या मान लेते हैं हम लोग बी। तो मैं कॉमन फैक्टर निकालना है, उनको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना, तो कैसे करेंगे, ये हो जाएगा 616 इज इक्वल टू 32। अब डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड कैसे करेंगे, 32 616 कितने टाइम जाएगा, 1 टाइम, ये 32 आ जाएगा निकल के। कितना बचा, 9 बचा, कितना बचा 5 में 3 का बचा 2 बचा, 296 आगे निकल के, ठीक। तो मल्टीप्लाई बाय 1, सॉरी ऊपर से 6 उतार लिया, अब इसे करेंगे मल्टीप्लाई। 3 7 जा 28, 3 7 जा 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, 3 9 जा 27, तो 9 टाइम जा सकते हैं, 27, 2 7 8, यहाँ बचा है 8, 288 हो गया। कितना बचा, 8 बचा, 0, यहाँ पे 8 ही बचा ना। तो 32 मल्टीप्लाई बाय 19 प्लस रिमाइंडर कितना बचा है यहाँ पर 8। अभी तो रिमाइंडर 8 बचा है, हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तब तक निकालना पड़ेगा जब तक रिमाइंडर 0 न बचे। अब दोबारा से अप्लाई कर दो स्टेप 2, स्टेप सेकंड दोबारा से अप्लाई कर दो। आप अप्लाई करने के बाद ये क्या हो जाएगा, आपका ए हो जाएगा, ये आपका बी हो जाएगा। तो आपको कैसे करना, ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर करना होता है ना। तो ए कितना हो गया 32 इज इक्वल्स टू डी कितना 8। आप 8 से डिवाइड करो 32, 8 4 जा 32, तो रिमाइंडर आ गया निकल के 0, 8 4 32 प्लस 0। तो एचसीएफ क्या होता है, हेंस एचसीएफ बी एचसीएफ ओ 32 एंड 616 इज इक्वल्स टू 8। तो कुल मिला के हम लोगों को 8 कॉलम लगानी पड़ेंगी, 8 कॉलम लगानी पड़ेंगी, जिससे हम सारे के सारे इन बंदों को पीछे लगा सकते हैं, ठीक है। तो एचसीएफ निकल गया 8, इसका आंसर भी आ गया 8। होप्स आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। जो बाकी के क्वेश्चंस बचे उन्हें करते हैं, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, ठीक है, इसलिए जो बाकी के 4 और 5 क्वेश्चंस हैं वो थोड़े लेंथी हैं, वो थोड़े ट्रिकी बेस्ड है, मतलब उनमें थोड़ा कॉन्सेप्ट लगेगा। तो आपको अगर उन्हें अच्छे से मुझे समझाना पड़ेगा, इसलिए उनमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। इसलिए हम लोग अभी इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और बाकी का जो 4 और 5 क्वेश्चंस बचे हैं उन्हें नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।